नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं। जी हाँ, एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर, मेरे प्रोफाइल पेज पर, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा के प्रोफाइल पेज पर, जो कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह का ही प्रोफाइल पेज है। और यह कार्यक्रम हर मंगलवार को शाम 7 बजे प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें मैं लेकर आती हूँ हमारे ही बीच से कुछ प्रबुद्ध साहित्यकारों की एक कहानी दो कविताएं, हर मंगलवार को शाम 7 बजे। यह कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है और मेरे साथियों को भी, जो आते हैं अक्सर उसे सुनने के लिए, देखने के लिए। मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, जो अभी मौजूद होंगे या बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम की सफलता आपसे है। कहानी सुनाना तभी अच्छा लगता है जब कोई कहानी सुन रहा हो, और कहानी सुनने और सुनाने की परंपरा को हमें जीवित रखना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति में, साहित्य में बचपन से ही कहानी सुनने सुनाने का रिवाज रहा है, और ये रिवाज कहीं ना कहीं टूट रहा है, या कहें थोड़ा धूमिल हो रहा है। इसे धूमिल नहीं होने देना है। तो आइएगा ज़रूर, जब भी समय मिले, बाद में मिले, सुनिएगा इस कार्यक्रम को, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ राजीव गौतम जी की उपस्थिति हुई है। राजीव सर, कृपया इसको आप हमारे तीनों व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। हो सके तो कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के ग्रुप में भी, फेसबुक में भी आप कर दीजिए इसको शेयर। तो चलिए, चलती हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई कड़ी, आज की कड़ी, और इसके अंतर्गत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी दो कविताएं, बहुत ही सुप्रसिद्ध कवयित्री मंजुला श्रीवास्तव जी की, जो गाजीपुर उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं और दिल्ली में रहती हैं। तो इलाहाबाद में जन्मी मंजुला श्रीवास्तव जी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, और उनकी जो शिक्षा है वो MA BEd है। सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं। आप तुकांत अतुकांत काव्य रचनाएं लिखती हैं। कहानी लेखन के भी इनका पसंदीदा, कहना चाहिए, कहानी लेखन भी इनकी पसंदीदा विधा है। पथगामिनी साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था का संचालन विगत 5 वर्षों से आप कर रही हैं, और मैं देख रही हूँ हमारे साथ मंजुला श्रीवास्तवा जी की उपस्थिति हुई है। उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और बधाई देती हूँ इतनी सुंदर रचनाओं के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मंजुला जी। और आज मैं मंजुला जी की ही एक कहानी दो कविताएं लेकर आई हूँ। तो त्रैमासिक ई पत्रिका, जो बाल पत्रिका है, आप पथगामिनी के जो है वो पथगामिनी का जो मंच है उसी की यह पत्रिका है, और 12 अंक आप अब तक प्रकाशित कर चुकी हैं। आप संपादिका हैं इस त्रैमासिक ई बाल पत्रिका की। मंजुल कहानियां 20 कहानियों का एक संग्रह आपका प्रकाशित हो चुका है। आपको बेस्ट टीचर अवार्ड, साहित्य में महादेवी वर्मा सम्मान, अनेक मंचों से काव्य पाठ के लिए बहुत श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा गया है। लगभग 6 साझा संग्रहों में आपने भूमिका निभाई है, प्रतिभागिता की है। मैं देख रही हूँ हमारे साथ प्रिय सुषमा श्रीवास्तवा जी जुड़ गई हैं, उनको भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ उनका। और राजीव गौतम जी लगातार मेरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। और जब लेखक या लेखिका जिनकी कहानी मैं पढ़ रही हूँ या कविताएं पढ़ने जा रही हूँ वो मौजूद होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। और मैं लेकर आई हूँ उनकी बहुत ही 2 कविताएं और एक कहानी। तो मैं जी बिल्कुल, एक प्रयास रहता है
बेहतर और बेहतर आपके समक्ष रचनाओं को लाऊं और साथ में कुछ प्रयास अपना भी करूं कि उस ढंग से सुना पाऊं कि वो रचना सीधे आपके अंतर्मन तक जुड़ जाए। तो मंजुला श्रीवास्तवा जी की आज एक कहानी, दो कविताएं मैं लेकर आई हूँ। वे दिल्ली से हैं और बहुत ही गहन चिंतन है उनकी रचनाओं में। तो सबसे पहले मैं उनकी पहली कविता पढ़ती हूँ, मैं प्रकृति हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है, देखिएगा। मैं प्रकृति हूँ, यह शीर्षक है इस कविता का। पहली कविता। मैं क्यों चुनूं कोई विकल्प, मैं क्यों चुनूं कोई विकल्प, मुझे तो प्रकृति ने ही चुना है। मैं क्यों चुनूं कोई विकल्प, मुझे तो प्रकृति ने ही चुना है। स्त्री बनाकर भेजा है, शिव की शक्ति हूं, दृढ़ता का सार हूं, सर्जना का अधिकार हूं, राम और कृष्ण की जन्मदात्री हूं। क्यों क्यों पुरुष सी बनना चाहूं, मैंने ही प को सवारा है। क्यों करूं पलायन अपने अस्तित्व से, सच है द्रौपदी सा दर्द झेलती हूं, होती हूं साक्षी और अपने अस्तित्व की लाज को तार तार होते देखती हूं। अपने दर्द का बोझ ढोते भूल जाती हूं तब, लज्जित मैं नहीं राम और कृष्ण की भूमि पर। करना होगा जागृत सुषुप्त स्त्रीत्व को, अपने अंतस की ऊर्जा को। करना होगा जागृत सुषुप्त स्त्रीत्व को, अपने अंतस की ऊर्जा को, दुर्गा काली और शिव की शक्ति को। हमने कर लिया पलायन तो, हमने कर लिया पलायन तो मिट जाएगा वर्णमाला से अक्षर प। तब रुक जाएगी एक आधी सृष्टि, मुझे खड़ा रहना होगा, मुझे खड़ा रहना होगा जूझते हुए प से प के लिए। मुझे खड़ा रहना होगा जूझते हुए प से प के लिए। करना होगा अपनी चेतना का विस्तार, होना होगा मुक्त निर्भय होकर अंतस से। बंद करना होगा देखना अन्य की दृष्टि से, निहारना होगा अपने अंतः प्रकाश को। होना होगा मुक्त इस भ्रम से, होना होगा मुक्त इस भ्रम से। बाह्य मुक्ति मुक्ति नहीं, बाह्य मुक्ति मुक्ति नहीं, वरना रह जाएंगे आधे अधूरे अर्धनारीश्वर शिव। सच में मेरा कोई विकल्प नहीं, सच में मेरा कोई विकल्प नहीं। तो यह थी मंजुला श्रीवास्तव जी की पहली कविता, मैं प्रकृति हूं और मेरा कोई विकल्प नहीं। तो बहुत ही सुंदर और गहन चिंतन से ये सधी एक कविता आपके समक्ष रखी। बहुत बहुत बधाई आपको मंजुला जी, इतनी सुंदर और गहन चिंतन से परिपूर्ण रचना लिखने के लिए और मुझे देने के लिए, ताकि मैं सब तक इसे पहुंचाऊं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। आप आते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है, क्योंकि आप सदैव आकर इस कार्यक्रम को सम्मान देते हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ पानीपत से सोनिया सोनम अक्ष जी जुड़ गई हैं, बहुत श्रेष्ठ गजलकार हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी लगातार मेरी हौसला अफजाई कर रही हैं। राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं, गहरे भाव लिख रहे हैं। और मैंने देखा था रेणुका आनंदी जुड़ गई हैं पश्चिम बंगाल से, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी एक कहानी और एक कविता बाकी है। जी धन्यवाद। और चलती हूँ शीघ्रता से, और भी एक दो नाम शायद ऊपर चले गए हैं। सुषमा श्रीवास्तव जी हैं और भी उपस्थितियाँ मैंने देखी, तो मैं उन सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, जो बाद में जुड़ेंगे इस कार्यक्रम को देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बाद में भी बहुत
कार्यक्रम ये पॉपुलर होता है और इस पर कमेंट्स भले ही कम आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, लेकिन अगर आप इसकी व्यूअरशिप देखेंगे कार्यक्रम की तो आप हैरान रह जाएंगे कि कम से कम 1000 मतलब 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा व्यूज़ हो जाते हैं इसके। तो कार्यक्रम पिछला वाला कार्यक्रम भी मैंने देखा था, उसका 2000 को क्रॉस कर चुका है वो। तो बाद में बहुत देखते हैं, तो इसलिए आप कमेंट्स में मत जाइएगा। व्यूअरशिप बहुत अच्छी है इस कार्यक्रम की। उसी बात से पता चलता है कि सब में अभी कहानियाँ सुनने का शौक बाकी है और मैं इस शौक को पूरा करती हूँ। तो कमलेश गुप्ता जी जुड़ गई हैं नोएडा से, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दीदी आपका। और चलती हूँ कहानी की ओर। कहानी बहुत भावुक करने वाली है और आज के जीवन की सच्चाई भी है। कहानी का शीर्षक है अभिशप्त। अभिशप्त। सर्दियों के दिन थे। दोपहर को 2-2:15 बजे का समय रहा होगा। एक वृद्ध व्यक्ति को सीढ़ियों से ऊपर दुकान में आते हुए देखकर मैं अभी सोच ही रही थी कि मेरी तो महिला कपड़े की दुकान है, इन सज्जन को भला यहाँ पे क्या काम हो सकता है। तब तक उन्होंने अपनी दोनों हथेलियों को मिलाते हुए मुस्कुराते हुए संकोच के साथ बहुत ही धीमी आवाज में कहा, नमस्ते। मैंने भी जल्दी से हड़बड़ाकर खड़े होते हुए अभिवादन में सिर झुकाया। नमस्ते। गोरे चिट्टे चेहरे पर झुर्रियां, कमर कुछ झुकी हुई सी, सीधे खड़े होने का एक प्रयास करते हुए, पनीली आंखें, दुबली पतली काया, लेकिन पोशाक से संभ्रांत। उम्र लगभग 85 के आसपास, 80-85 एक नजर में भाप लिया था। हालांकि 2 वर्ष ऊपर ही निकली जो उन्होंने बाद में बताई थी। कहते हैं ना कि अपने द्वारा ठुकराए जाने की पीड़ा न चाहते हुए भी किसी न किसी रूप में छलक जाती है। जो दर्द उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। दरअसल उन्हें अपने लिए दोपहर के टिफिन की व्यवस्था करनी थी। जब ये सब बातें चल रही थी तब मेरे दिमाग में बहुत तेजी से अनेक प्रश्न बन और बिगड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि वो आर्मी में अकाउंट्स ऑफिसर थे। वो बॉम्बे में रहा करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद पत्नी की भी मृत्यु हो गई। बेटा अपने साथ यहाँ ले आया। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बहुत खुश था। एक बेटी भी है जो गुड़गांव में अपने परिवार के साथ रहा करती है। उसका अपना संयुक्त परिवार है। वो बहुत सुखी है। यहाँ आकर मैंने फ्लैट खरीदा। सब साथ ही रह रहे थे, लेकिन एक दिन बेटे ने वो फ्लैट बेचकर दूसरा फ्लैट ले लिया, ये कहते हुए कि ये सोसाइटी कुछ खास नहीं है। मुझे क्या करना था? जिसमें बच्चे खुश उसमें मैं भी खुश। ठीक है, कहीं भी रहें, सब साथ ही रहेंगे ना। लेकिन हुआ ये कि जिसको उसने फ्लैट बेचा था उनसे बात करके मुझे वहीं किराएदार के रूप में मेरे और मेरी पत्नी के सामान के साथ छोड़ दिया। मैं तो हैरान रह गया, लेकिन एक तरह से ठीक ही हुआ। साथ रहते हुए मेरी बहू आए दिन कोई ना कोई आरोप लगाती थी। दोनों पति पत्नी के बीच में इस कारण से बहुत झगड़े हुआ करते। मुझे लेकर दिन रात किचकिच रहती थी। मुझे खाना ही कितना है, कोई ना कोई इंतजाम ईश्वर करेगा ही। अभी तक 2-3 महीने से मैं खुद ही बना लेता था। शाम को ब्रेड खा लेता हूं, लेकिन अब सर्दी आ गई तो सोचा कि ये सब कुछ बताते हुए कई बार उनकी आंख नम हो आई थी। शायद उन्हें भी पता नहीं चल रहा था। मेरे लाख कहने पर भी कुर्सी पर बैठना स्वीकार नहीं किया और दोनों हथेलियों को अभिवादन की मुद्रा में जोड़े मुस्कुराते हुए अपनी कहानी बताते रहे और साथ साथ में ये भी कहते रहे, मैं किसी से कहता नहीं, ये तो पता नहीं आज क्या हो गया कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। कभी कभी कोई एकदम से अपना लगने लगता है। घंटों बीत गए खड़े खड़े एक ही मुद्रा में दोनों को। मैडम, आपका मैंने काफी समय ले लिया है, माफ करिएगा। कोई होगा तो बताइएगा। आप मेरा फोन नंबर रख लीजिए। वैसे बेटे के मन में तो होगा मेरे लिए, पर वो बेचारा क्या करे। बेटी ने तो बार बार जिद की कि आप मेरे साथ चलकर रहिए।
लेकिन वो तो मैंने ही मना कर दिया कि ठीक नहीं है, तुम्हारा फर्ज है अपने सास ससुर के प्रति। मेरा क्या है, रह लूंगा, इंतजाम कर लूंगा, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा था कि ये सब कहकर वे अपने मन को जैसे तसल्ली दे रहे थे। बहरहाल किसके मन में क्या चल रहा है ये जान लेना आसान काम नहीं है। केवल हाव भाव और शब्दों के उतार चढ़ाव से अंदाजा ही लगाया जा सकता है। उन्होंने अपना नंबर लिखवाया, मैंने पता भी मांगा। टिफिन कहाँ पहुंचाना होगा, बात करने में सुविधा होगी। दरअसल मैं किसी को जानती थी जो टिफिन देने का काम किया करती हैं। मैं ठगी सी रह गई थी जब वे पता लिखवा रहे थे कि मेरी सोसाइटी और उनकी सोसाइटी के बीच में सिर्फ एक पार्क का अंतर है। क्या हो गया है हमारे समाज को, आज हम लोग इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि पता ही नहीं चलता कौन कहाँ रह रहा है। खैर, मैंने बात की और टिफिन का इंतजाम भी हो गया। ऐसा ही एक दो तीन महीने चलता रहा। अक्सर कभी सुबह या शाम को वे पार्क में मिल जाते थे। बातों ही बातों में पता चला कि उस फ्लैट का किराया तो 13,000 रुपये है और मेंटेनेंस अलग से। अब बेटा कह रहा है कि पापा क्या करोगे इतने बड़े फ्लैट में रहकर, अकेले हो, इतना किराया क्यों देना है, कोई एक कमरे का मकान ले लो, इसलिए कोई हो तो बताइएगा। वैसे इतना सामान है कि एक कमरे में आएगा नहीं। मेरी पत्नी की पूरी गृहस्थी है। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला है तो मैं कभी ना आता यहाँ। मैंने जानकारी लेनी चाहिए कि किराया कौन देता है। पता चला कि अच्छी खासी पेंशन मिलती है उन्हें। वो अपना खर्च खुद चलाने में अच्छी सामर्थ्य रखते हैं। एक शुभ चिंतक के नाते मैंने सलाह दी, इतनी अच्छी सामर्थ्य में तो आप किसी अच्छे वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। सारा सामान बेच दीजिए और आराम से रहिए। ना अकेलापन होगा, ना खाने की चिंता, या फिर एक खाना बनाने वाली लगवा लीजिए तो झंझट ही खत्म। आपके पास पैसा है तो एकदम ठाट से रहिए। हाँ, सोचता हूँ। बीच बीच में कभी बताते कि बेटे का फोन आया था मैडम, हाल चाल पूछ रहा था और हंसते हुए अपने को तुष्ट करते। मनुष्य कैसा लिजलिजा प्राणी है, पता ही नहीं किस मोह माया में पड़ा रहता है। मार्च के अंत में लॉकडाउन हो गया, टिफिन भी बंद हो गया। मैंने सोचा कि शायद बेटे के पास चले गए होंगे, या ऐसे में कोई बेटा भला अकेले थोड़ी ना छोड़ेगा, ले क्या होगा। लेकिन अभी जून के पहले सप्ताह में मैंने ऐसे ही फोन कर लिया। थोड़ा याद दिलाने पर उन्हें मेरी याद आ गई और बहुत जोर से खुश होते हुए ठहाका लगाने लगे। मैंने सोचा कि शायद पोते पोतियों के साथ बैठे होंगे। आप कहाँ हैं, मैंने पूछा तो बताया कि यहीं आपके पड़ोस में। फिर मेरी दूसरी महत्वपूर्ण जिज्ञासा खाने को लेकर थी। सीधा पूछ ही लिया मैंने। उन्होंने बताया कि बेटा एक बार दोपहर में जब अपने घर का सामान लेने निकलता है तो दोनों समय का खाना मुझे दे जाता है एक साथ। मैडम, मैंने ही मना कर दिया था कि क्यों 2 बार आओगे खाना देने के लिए, एक ही बार दे दिया करो। मेरी जिज्ञासा यहीं शांत नहीं हुई। तब मैंने कहा कि देखिए, खाना तो बहू ही बनाकर भेजती होगी, इससे तो अच्छा है कि आप वहीं जाकर रह लीजिए, चले जाइए उनके साथ। यहाँ दीवारों के बीच में अकेले क्यों रहते हैं। मैडम, बेटा नहीं बोला। एक बार बोलता तो शायद सोचता भी, लेकिन कोई बात नहीं, 5 मिनट रोज उससे बात हो जाती है। पोते पोतियों से भी फोन पर बात कर लेता हूँ, कभी कभी बहू भी बात कर लेती है। अब मेरी चौथी जिज्ञासा को शांत करने की बारी थी। तो आप खुद भी तो जा सकते हैं ना, अब इस उम्र में कैसा ईगो। अरे मैडम, जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल जा सकता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं जाऊं और मेरी वजह से पति पत्नी अगर झगड़ते रहेंगे तो क्या फायदा। मैं यहीं ठीक हूँ,
कोई बात नहीं, ये लॉकडाउन खुले तो टिफिन के लिए फिर से फोन करूंगा आपको। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा, कहते हुए मैंने फोन काट दिया। सोचती हूं, ये कैसा अभिशाप है। ये सब अपने कर्मों का ही फल है जो भुगतने के लिए हम अभिशप्त हैं। भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए इतनी योजनाएं हम बनाते हैं, लेकिन योजनाएं किस हद तक साथ देंगी कुछ नहीं कह सकते। क्या प्रारब्ध कर्म है? क्या प्रारब्ध कर्म है? क्या संचित कर्म है? क्या वर्तमान कर्म है? किसी ने कुछ नहीं देखा है। गुणा भाग लगाना सब व्यर्थ लगने लगता है। तो यह थी आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी की एक कहानी अभिशप्त, जो मुझे लगता है हर तीसरे घर की एक कहानी है, सच्ची कहानी है। और ये उन्होंने बताया भी था कि ये एक सच्ची कहानी पर, सच्ची किस्से पर आधारित है। इसीलिए उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। तो मैं सच कहती हूँ कि ये हमारी सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। भरा पूरा परिवार होता है, लेकिन वृद्धों को अकेले ही अपनी पीड़ा को सहना पड़ता है। और कहा भी जाता है कि, ये कहावत है कि एक माँ बाप 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोगों के परिवार को संभाल लेते हैं, पाल लेते हैं, पर 3 बच्चे भी मिलकर एक माँ बाप को पाल नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। तो ये हम संस्कृति सभ्यता की बात करते हैं। भारत में संस्कृति और सभ्यता बहुत, उसका स्तर बहुत शीघ्र तेजी से नीचे गिर रहा है। हम ना तो वेस्टर्न रहे ना इंडियन रहे, बीच में कहीं झूल रहे हैं और वेस्टर्न होना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, जन्मे तो भारत में हैं, कैसे वो ठप्पा हटा सकेंगे सब लोग। पर कुछ नहीं कह सकते। मैंने एक क्षणिका भी लिखी थी इसमें कि विकासशील हैं हम, तो फिर क्यों बढ़ रहे हैं वृद्धाश्रम। चलिए, बहुत सारे श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति है, मैं आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। मैं देख रही हूँ वीना अग्रवाल दीदी जुड़ गई हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। सुषमा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं, बिल्कुल सामाजिक समस्या की ओर दृष्टिपात करती हुई रचना है। कमलेश गुप्ता जी, आधुनिक समाज का कटु सत्य है ये। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी समस्या है, और यही नहीं हमारी देश की है, पूरे वर्ल्ड में है, विश्व में ये समस्या है, क्योंकि बच्चों के पास समय नहीं है अपने बुजुर्गों की देखभाल के लिए। और अगर है, कुछ लोग देखना नहीं चाहते, जिनके पास है भी वे जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो अब चलती हूँ मंजुला श्रीवास्तव जी की ओर। जी बिल्कुल, सार दे दो, उनकी अगली कविता। पूनम सिन्हा जी नमस्कार। बिल्कुल आम हो गई हैं ये परिस्थितियां, बड़ी भावपूर्ण प्रस्तुति। बिल्कुल बहुत आम है आपके पूरे, अगर आप सोसाइटी के 20 घर हैं या 30 घर हैं, उसमें देखिएगा ऐसी हालत बहुत सारे बुजुर्गों की मिल जाएगी। बिल्कुल, चलिए अब चलती हूँ उनकी दूसरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है सार दे दो। मन गगन सा विस्तार दे दो, धन धरा सा स्वीकार दे दो। है नहीं जब निश्चित यहाँ कुछ, तो जगत का सार दे दो। मन गगन सा विस्तार दे दो, धन धरा सा स्वीकार दे दो। है नहीं जब निश्चित यहाँ कुछ, तो जगत का सार दे दो। डाल से पुष्प दल को झरते हुए देखा, पल झपकते तितलियों के प्राण उड़ते देखा। बादलों के बूंद से बुलबुले को टूटते देखा, तो सोचती हूँ सृष्टि का ये सिलसिला कैसा। तो सोचती हूँ सृष्टि का ये सिलसिला कैसा। है नहीं जब
निश्चित यहाँ कुछ है नहीं, जब निश्चित यहाँ कुछ तो जगत का सार दे दो, मन गगन सा विस्तार दे दो, धन धरा सा स्वीकार दे दो। टूटा हुआ आईना जब धूप में चमका, बंद आंखों में जब ख्वाब होके कौंधा, भर के गुरूर से आकाश नापते देखा, तो पल में ही पतंग सा कटकर गिरते देखा। तो सोचती हूँ जीत हार का ये सिलसिला कैसा, तो सोचती हूँ जीत हार का ये सिलसिला कैसा, है नहीं जब निश्चित यहाँ कुछ, है नहीं जब निश्चित यहाँ कुछ तो जगत सा विस्तार दे दो, तो जगत सा विस्तार दे का, तो जगत का सार दे दो, मन गगन सा विस्तार दे दो, धन धरा सा स्वीकार दे दो। नफरतों की आग में सब खाक होते देखा, स्वार्थ के बारूद से घर बार जलते देखा। इस संक्रमण से देश काल घिरता जा रहा, इस संक्रमण से देश काल घिरता जा रहा, तो सोचती हूँ छीजती भावना का ये सिलसिला कैसा, तो सोचती हूँ छीजती भावना का ये सिलसिला कैसा, है नहीं जब निश्चित यहाँ कुछ, है नहीं जब निश्चित यहाँ कुछ तो जगत का सार दे दो, मन गगन सा विस्तार दे दो, धन धरा सा स्वीकार दे दो। तो जगत का सार दे दो, है नहीं जब निश्चित यहाँ कुछ तो जगत का सार दे दो, मन गगन सा विस्तार दे दो, धन धरा सा स्वीकार दे दो। तो यह थी उनकी दूसरी कविता सार दे दो। तो बहुत ही भावपूर्ण गहन भाव हैं आपकी कविताओं के, बहुत भावपूर्ण आपके भाव हैं समाज के प्रति चिंतन, जागरूकता आपकी रचनाओं में निखर कर आती है। तो मैं देख रही हूँ हमारे साथ संजय गुप्त जी जुड़ गए हैं आगरा से, उनका मैं प्रणाम करती हूँ सर। राजीव गौतम जी लिख रहे हैं अद्भुत अद्भुत, सुषमा श्रीवास्तव जी लिख रही हैं वाह वाह वाह, रेणुका दीदी भी कह रही हैं बहुत सुंदर भावपूर्ण कविता। और मैं अभी देख रही थी मधुकर सर भी जुड़े थे, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और उनका भी स्वागत करती हूँ। तो इस कार्यक्रम को आप सफल बनाते हैं आकर अपनी उपस्थिति देकर। मैं देख रही हूँ डॉक्टर दमयंती दीपा जी भी जुड़ रही हैं। तो जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा नहीं देखा है कृपया इसको देखिएगा ज़रूर। आधे घंटे का कार्यक्रम है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं समझती हूँ जो कहानी और कविताएं मैं लेकर आती हूँ उनसे कोई ना कोई प्रेरणा आपको सृजन के लिए भी मिलेगी और आपके मन के लिए भी मिलेगी। तो विजय प्रशांत सर जुड़ गए हैं नोएडा से, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, गज़लकार हैं और पढ़ते इतना अच्छा है, इतना सुंदर उनका तरन्नुम है। उनकी उपस्थिति हुई है। पूनम सिन्हा जी बेंगलुरु से जुड़ी हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। उनकी कहानियाँ ऐसी हैं कि जब मैं पढ़ती हूँ रोने लगती हूँ। तो बहुत जल्दी उनकी दूसरी कहानी भी लेकर आऊँगी। अभी नेक्स्ट वीक शायद मैं ब्रेक लूँगी क्योंकि घर में कुछ उत्सव है, माहौल है, तो उसका आनंद लेंगे हम। लेकिन उसके बाद जब भी लाऊंगी तो कुछ ऐसी कहानी लेके आऊँगी जो सच में हमारी आंखें भी खोले और हमें समाज के प्रति और जागरूक बनाए। बिल्कुल अध्यात्म और दर्शन का अद्भुत संगम है कविता में, और बिल्कुल आपने सही कहा और मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में मैं लेकर आई थी मंजुला श्रीवास्तव जी की एक कहानी और दो कविताएं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ज़रूर भाई होंगी वे कहानियाँ तो और कहानी कविताएं तो श्रेष्ठ थी, मेरी प्रस्तुति भी आपको अच्छी लगी होगी, इस आशा के साथ फिर आऊँगी किसी मंगलवार को शाम 7 बजे। लेकिन अगले मंगल को मैं ब्रेक ले रही हूँ क्योंकि मुझे एक उत्सव में जाना है। मेरे घर में हमारे रिलेटिव के यहाँ शादी है तो पूरा परिवार जा रहा है, तो मैं उसका आनंद लेना चाहती हूँ। तो बिल्कुल आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप जुड़ते हैं, इसीलिए कार्यक्रम
सफल होता है और मुझे बहुत आनंद आता है इस कार्यक्रम को करते हुए। अब मैं विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। और मंजुला श्रीवास्तव जी को ढेरों बधाइयाँ। धन्यवाद।